नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022 क्लास 6 सोशल साइंस के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। यह परीक्षा आप लोग दे चुके हैं और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हल हम लोग देखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। यानी कि रिक्त स्थान को भरना है, जो यहाँ पर कोष्टक में दिया गया है इसी में से यहाँ पर भरना है। पहला है, बज्जी संघ की राजधानी डैश थी। तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, तो इसमें वैशाली में भर देना है। अब दूसरा है, डैश केरल का एक प्रसिद्ध पर्व है। तो केरल का प्रसिद्ध पर्व ओणम है, तो हम लोग को यहाँ पर भर देना है ओणम। परीक्षा में आप लोग लिखे होइएगा, वही मिला लेना है ओणम। तीसरा है, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी डैश थी। तो मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी राजगृह थी, तो यहाँ पर राजगृह भर देना है। अगला क्वेश्चन है, नियम या कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। तो यहाँ पर भर देना है व्यवस्थापिका। अब दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। तो इसमें जो है सो हम लोग को सही का चिन्ह लगा देना है। इसमें क्वेश्चन पहला है, लोकतांत्रिक सरकार किन सिद्धांतों पर कार्य करती है। लोकतांत्रिक सरकार किन सिद्धांतों पर कार्य करती है। क में है लोगों की भागीदारी, ख में है समस्याओं का समाधान, ग में है समानता एवं न्याय और घ में है उपयुक्त सभी। तो लोकतांत्रिक सरकार इनमें दिए गए सभी सिद्धांतों पर कार्य करती है, यानी कि लोगों की भागीदारी होती है, समस्याओं का समाधान होता है और समानता एवं न्याय अपनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को समय लगता है, ये 4 मिनट लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सम्मिलित है। क में है सम्यक दर्शन, ख में सम्यक ज्ञान, ग में है सम्यक व्यायाम और घ में है सम्यक चरित्र। जो तो इसमें लिखना है, जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सम्मिलित नहीं है। तो सम्यक व्यायाम जो है सो सम्मिलित नहीं है, तो ये हट जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। 180 डिग्री देशांतर, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। वेदों की संख्या 4 होती है, ग्रहों की संख्या 8 है और 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो ये मिलाने वाला था। अब है सभी प्रश्नों के चौथा, सभी प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में दें। यह लिखने वाला है, जिसका उत्तर आप लोग लिखे होइएगा, उसको मिला लीजिएगा। इसमें है पहला क्वेश्चन, सरकार के कितने स्तर हैं, नाम लिखिए। तो सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। सरकार के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। दूसरा है, जलद मरुमध्य किसे कहते हैं। जलद मरुमध्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं, जलद मरुमध्य कहते हैं। यानी कि वह संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे समुद्रों तथा महासागरों के एक दूसरे से जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, जलद मरुमध्य कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद में किन विचारों का उल्लेख किया गया है।
उपनिषद में किन विचारों का उल्लेख है? तो उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विचारों का उल्लेख किया गया है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विचारों का उल्लेख किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं? इसमें है, जनता के द्वारा चुनी ही सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसमें सत्ता जनता के हाथ में रहती है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसमें सत्ता जनता के हाथ में रहती है। अब अगला क्वेश्चन 5वां है, वो उद्धरण दिया हुआ है, यानी कि इसमें से आपको खोज के आंसर को लिखना है, यानी कि जो पैराग्राफ दिया गया है उसको बढ़िया से पढ़ना था और उसको पढ़ने के पश्चात जो आंसर होगा उसको लिखना था। तो हम इसके प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नए प्रशासनिक व्यवहार लाने से क्या प्रगति हुई? तो इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आवागमन के साधनों में वृद्धि हुई। अब तीसरा क्वेश्चन है, विकसित देशों द्वारा स्थापित व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो विकसित देशों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। विकसित देशों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन किस सिद्धांतों से प्रेरित रहा? तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें 3 प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक को आपको उत्तर लिखना है। पहला है, मगध के उत्थान में कौन कौन से कारक सहायक हुए? इस क्वेश्चन में लिखना आपको ये था कि मगध के उत्थान में कौन कौन से कारक सहायक हुए, यानी कि मगध की प्रगति, मगध जो है सो विशाल राज्य बना और शक्तिशाली राज्य बना, उसके क्या कारण थे? शक्तिशाली साम्राज्य बनने के पीछे महत्वपूर्ण कारक क्या था, उसको वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने लिख दिया है, इसको आप देखें। मगध के उत्थान में निम्नलिखित कारक सहायक हुए। मगध का राज्य गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण उर्वर एवं उपजाऊ था, यानी कि मगध का क्षेत्र जो था वह बहुत ही उपजाऊ था, जिसके कारण यहाँ पर अधिशेष उत्पादन होता था। अब दूसरा है, मगध के पास लोहे की उपलब्धता उन्हें हथियार एवं कृषि उपकरण के निर्माण में मदद की, यानी कि मगध के पास जो है सो लोहे का विशाल खान था। लोहे के खान के कारण जो है सो हथियार मजबूत बनाया जाने लगा, जिससे आसपास के साम्राज्य को जीतने में मगध शासकों को सहूलियत हुई, यानी कि मगध शासक जो है सो अन्य राज्यों, यानी कि उसके आसपास के पड़ोसी राज्य थे, उस पर जो है सो अधिकार जमाने में मदद मिली। और इसके साथ ही कृषि उपकरण, यानी कि अब लोहे के कृषि उपकरण बनाए जाने लगे, जिससे गहरी जुताई होने लगी, और गहरी जुताई होने के कारण जो है उत्पादन व्यवस्था ज़्यादा होने लगा। उसके बाद है, मगध क्षेत्र में जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में पाया जाता था, जिससे सैन्य बल मजबूत हुआ, और यानी कि मगध का सैन्य बल काफ़ी मजबूत हुआ। किसके बल पर? हाथी के बल पर। हाथी इस क्षेत्र में पाया जाता था। अगला है, मगध के चारों ओर प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, यानी कि मगध जो है सो प्राकृतिक दृष्टिकोण से सुरक्षित था, यानी कि एक तरफ पहाड़ी क्षेत्र था और दूसरी तरफ नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, जहाँ पर अन्य राज्यों के आक्रमण का खतरा कम था। अगला है, इस क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय विकसित अवस्था में था, यानी कि अधिशेष उत्पादन होने के कारण, मिट्टी उपजाऊ होने के कारण अधिशेष उत्पादन होता था, और अधिशेष उत्पादन होने के कारण व्यापार एवं व्यवसाय में वृद्धि हुई। इन सब कारणों से मगध के उत्थान में मदद मिली। तो ये क्वेश्चन लिखना था, इसको आप लोग मिला लेंगे। धन्यवाद।